तो चलिए बात करते हैं एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की, भारत और चीन। सवाल ये है कि अगर 2025 में इनकी मिलिट्री पावर को साइड बाय साइड रखें तो असल में तस्वीर दिखती कैसी है। आज हम इसी शक्ति संतुलन को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी की जड़ है हजारों किलोमीटर लंबी, हमेशा तनाव में रहने वाली एक सीमा। देखिए, ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये दो बहुत बड़ी एम्बिशंस का टकराव है। और चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो इस तनाव को आप कह सकते हैं और हवा देती हैं। और नतीजा यही कि दोनों देश लगातार अपनी मिलिट्री को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा मॉडर्न बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो अब इससे पहले कि हम सीधे टैंक और फाइटर जेट्स गिनना शुरू कर दें, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम बात किस स्केल की कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है ना, वही इनकी मिलिट्री सोच की असली बुनियाद है। और जैसे ही हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, वो है स्केल। मतलब पॉपुलेशन तो लगभग बराबर ही है, करीब 142 करोड़, लेकिन एरिया में यानी क्षेत्रफल में चीन का पलड़ा काफी भारी है। और ये जो जमीन का इतना बड़ा फर्क है, ये सीधा सीधा उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर असर डालता है। मतलब सेना को कहां और कैसे डिप्लॉय करना है, बॉर्डर्स को कैसे डिफेंड करना है, ये सब कुछ इससे तय होता है। चलिए अब बात करते हैं उन दो सबसे जरूरी चीजों की जो किसी भी सेना की रीढ़ की हड्डी होती हैं, पैसा और लोग। एक बात साफ कर दें, ये जो सारे आंकड़े हम देख रहे हैं, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के हैं, तो हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलने वाली है। देखिए, मिलिट्री पावर की कहानी जो है ना, वो अक्सर बजट से ही शुरू होती है, और यहाँ फर्क बहुत बहुत बड़ा है। चीन का डिफेंस बजट $266 बिलियन से भी ज्यादा है और भारत का करीब $75 बिलियन। अब ये जो इतना बड़ा गैप है, यही तो तय करता है कि कौन कितने नए हथियार खरीद पाएगा, कौन अपनी टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा खर्च कर पाएगा। तो ग्लोबल स्टेज पे क्या हाल है? यहाँ पर ये दोनों देश एक दूसरे के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से चीन दुनिया में तीसरे नंबर पर है और भारत ठीक उसके पीछे चौथे नंबर पर। मतलब हम दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स की बात कर रहे हैं। अब आते हैं मैन पावर पर, यानी जनशक्ति। भारत के पास 14,55,000 से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। सोचिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है। एक ऐसी फौज जो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। और दूसरी तरफ है चीन। इनकी एक्टिव सेना में 20,35,000 से भी ज्यादा सैनिक है। तो अगर हम सिर्फ एक्टिव सैनिकों के नंबर को देखें तो यहाँ चीन को एक क्लियर कट बढ़त मिलती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक्टिव सैनिकों पर खत्म नहीं होती। असल में जैसे ही हम रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखते हैं तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। भारत के पास 11 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है और 25 लाख से भी ज्यादा पैरामिलिट्री। ये आंकड़ा चीन से कहीं बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत को एक जबरदस्त डिफेंसिव डेप्थ मिलती है। यानी अगर कभी मुश्किल वक्त आया तो देश के पास एक बहुत बड़ी ट्रेन फोर्स पहले से मौजूद है। तो जमीन की बात हो गई, अब चलिए आसमान की तरफ चलते हैं। आजकल की लड़ाई में एयर पावर यानी हवाई ताकत ही वो चीज है जो किसी भी जंग का पासा पलट सकती है। तो देखते हैं हवा का सिकंदर कौन है। यहाँ पहली नजर में ही फाइटर जेट्स के मामले में चीन का पलड़ा भारी नजर आता है। उनके पास 1200 से ज्यादा जेट्स हैं और भारत के पास 513। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसमें कोई शक नहीं। अब भारत की एयरफोर्स की ताकत है इसके मिक्स में, मतलब विदेशी और देसी दोनों तरह के विमान। एक तरफ रूस का सुखोई है तो दूसरी तरफ फ्रांस का कटिंग एज राफेल, और फिर है भारत का अपना तेजस। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही इसे अलग अलग मिशंस के लिए तैयार करती है। और हाँ, भारत भविष्य की भी सोच रहा है। अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन टेक्नोलॉजी की इस रेस में कह सकते हैं कि एक कदम आगे चल रहा है। उनके पास पहले से ही एक ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-20 है, और वो यही नहीं रुके, वो तो भविष्य को देख रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने 6th जनरेशन प्लेन के प्रोटोटाइप का भी टेस्ट किया है। ये उनकी टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन को बिल्कुल साफ दिखाता है। अगर हम सिर्फ फाइटर जेट से आगे बढ़कर पूरी एयरफोर्स को देखें तो यहाँ भी चीन के पास टोटल एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स ज्यादा हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या लगभग बराबर है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि दोनों ही देश अपनी फौज और साजो सामान को तेजी से कहीं भी मूव करने की काबिलियत रखते हैं। चलिए आसमान से उतरकर अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं। आज के दौर में ट्रेड रूट्स हों या ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन, नेवी का रोल बहुत ज्यादा अहम हो गया है। तो देखते हैं कि समंदर में कौन कितना पानी में है। किसी भी नेवी की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल होते हैं उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये समंदर में तैरते हुए एयरबेस की तरह होते हैं। भारत के पास 2 ऑपरेशनल कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और हमारा अपना स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। वहीं चीन के पास हैं 3, तो इस एक मामले में उन्हें थोड़ी सी बढ़त हासिल है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टर्म को समझ लेते हैं, डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक। ये बेसिकली एक बहुत तेज और ताकतवर जंगी जहाज होता है जिसका काम बड़े जहाज़ों को प्रोटेक्ट करना और ज़रूरत पड़ने पर ज़बरदस्त फायर पावर के साथ हमला करना होता है। और यहीं पर आकर नंबर्स का असली खेल शुरू होता है। डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां, इन तीनों में चीन के पास भारत से कहीं ज्यादा संख्या है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। नेवी के साइज का ये अंतर समंदर में पावर बैलेंस को साफ साफ चीन के पक्ष में झुका देता है। अगर हम पूरी नेवी को एक साथ देखें तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। चीन के पास 700 से भी ज्यादा जंगी जहाज हैं और भारत के पास करीब 293। ये नंबर चीन की नेवी के जबरदस्त विस्तार और उनकी एम्बिशंस को दिखाता है। तो हवा और पानी की बात हो गई, अब बात करते हैं जमीन की, ग्राउंड फोर्सेस की, जहां आज भी असली पारंपरिक जंग लड़ी जाती है। और इसके साथ साथ हम उन स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर भी नजर डालेंगे जो किसी भी बड़ी लड़ाई को होने से रोकने की ताकत रखते हैं। अब जमीन पर जो तस्वीर है वो थोड़ी मिक्स्ड है। चीन के पास टैंक्स ज्यादा हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी ज्यादा है और मोबाइल रॉकेट सिस्टम भी ज्यादा हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के पास बख्तरबंद गाड़ियों यानी आर्मर्ड व्हीकल्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, पर आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम में चीन की जो भारी भरकम बढ़त है वो जमीनी जंग में उन्हें एक डिसाइसिव एडवांटेज दे सकती है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ नंबर्स की नहीं है। दोनों ही देशों के पास बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं। भारत के पास अग्नि, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी बेहद सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकती हैं। वहीं चीन के पास DF-41 और DF-31 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो उनकी स्ट्रेटेजिक पावर का एक बहुत बड़ा पिलर है। और आखिर में वो ताकत जो किसी भी जंग के सारे समीकरणों को एक झटके में बदल सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं। अनुमान है कि चीन के पास लगभग 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और भारत के पास करीब 172। ये एक ऐसा डेटरेंट है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई भी कभी भी नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। तो इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद तस्वीर क्या बनती है? साफ है कि चीन के पास बजट ज्यादा है और ज्यादातर हथियारों की गिनती में भी वो आगे है। वहीं भारत की ताकत है उसके रिजर्व्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के विशाल नंबर्स में। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की मॉडर्न लड़ाई में आखिर पलड़ा कौन सी चीज भारी करती है? क्या सिर्फ नंबर्स का खेल है या फिर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, बेहतर ट्रेनिंग और सही स्ट्रैटेजी ही असली जीत दिलाती है? इस पूरे पावर बैलेंस का भविष्य शायद इन्हीं